हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिलेबस बाय सिलेबस हर एक सब्जेक्ट की। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज हम सभी को पता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का है। चाहे आप गेट की बात कर लो, चाहे आप एसएससी जेई की बात कर लो, चाहे आप ईएसी की बात कर लो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। क्यों सबसे ज़्यादा वेटेज है? द सिंपल रीजन बिहाइंड कि आपके पास यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो उसका सॉइल मैकेनिक्स एंड दूसरा पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वन बाय वन डिटेल के अंदर हम सिलेबस देखने वाले हैं, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सिलेबस के अंदर हिडन चीज़ क्या है, सिलेबस के अंदर डेड चीज़ क्या है जो नहीं पूछी जाती, वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पिछले 10 साल का एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर रखा है, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस है, ये हमने पहले भी बोल दिया कि ये जो एनालिसिस हमने रखा है ये शिफ्ट 1 यानी कि मॉर्निंग सेशन एंड शिफ्ट 2 यानी कि आफ्टरनून सेशन को कंबाइन करके रखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली फाइनल टोटल पर देखोगे तो टोटल में आपको 33, 29, 26, 20, 25, 30 के आसपास एवरेज मिलेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मिलाकर यानी कि मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन को मिलाकर 30 मार्क्स की एवरेज है। मतलब आप चाहे कोई भी पेपर के अंदर अपीयर हो रहे हो तो आपके पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कितने मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आप अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर सकते हो। नाउ हम सभी को पता है कि कट ऑफ जो है वो 28 मार्क्स है सिर्फ। नाउ इफ यू आर स्कोरिंग 15 मार्क्स फुल, तो अगर कट ऑफ की बात करें तो आपके पास लगभग 13 से 14 मार्क्स का जो है डिफरेंस और गैप रहता है, और वो आप आसानी से मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कवर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर 3 सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हासिल की जाए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, तो आप आसानी से कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो 15 मार्क्स लिखे हैं या जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स की बात करें, वहां पर भी हम एक अजम्पशन लगा रहे, अगर 3 सब्जेक्ट करें और 28 या 30 मार्क्स हैं, वहां पर एक अजम्पशन हम ये लगा रहे कि सभी के अंदर फुल मार्क्स आएंगे, तीनों के अंदर फुल मार्क्स आएंगे, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो कि काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि 15 मार्क्स जो आपके यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है, वैसे ही मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के अंदर तो 15 मार्क्स का ये जो पूछा जाता है ना, ये 15 मार्क्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट 3 लेवल के अंदर डिवाइडेड होता है, इजी, मीडियम एंड टफ। तो ये 15 मार्क्स भी डिवाइडेड हो गए इजी, मीडियम एंड टफ। टफ लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके, यानी कि टोटल 4 मार्क्स जो है वो आपके एक्सट्रीमली टफ लेवल के आएंगे। एक्सट्रीमली टफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आप ऐसा एस्पिरेंट हो जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट का नॉलेज रखना चाहते हो, तो आपसे ये एक्सट्रीमली टफ वाले तो होंगे ही नहीं। रीजन बिहाइंड दिस, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको कब आएगी? जब आपके पास पूरे सिविल इंजीनियरिंग का होलिस्टिक नॉलेज होगा तब। तो अब यही बात है कि अब वो चीज को भूल जाओ। कौन सी चीज? जो आपकी कट ऑफ क्लियर करना है ना 3 सब्जेक्ट से, वो भूल जाओ। हमेशा से मैं कहता हूं कि यार हम ये जो वीडियो सीरीज बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं बना रहे। ये हम जो वीडियो सीरीज बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 100 की कैटेगरी में आ सको। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि टॉप रैंक हासिल कर सको, इसलिए हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर किसी इंसान को या किसी एस्पिरेंट को अगर कट ऑफ सिर्फ क्लियर करना है तो उसे कोई भी वीडियो की नीड नहीं, वो आराम से किताबें पढ़ के भी आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकता है। बट वीडियो और एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अच्छा रैंक आ सके। और जैसा कि मैंने आपको बूस्ट योर गेट स्कोर में भी कहा था कि यार यहां पर एब्सोल्यूट फेलियर और एब्सोल्यूट सक्सेस जैसा कुछ भी नहीं है। जितना आप मैक्सिमम अपने मार्क्स को करोगे उतना ही आपका मैक्सिमम स्कोर होगा एंड उतनी ही मैक्सिमाइज आपकी सक्सेस होगी। तो एब्सोल्यूट सक्सेस एंड एब्सोल्यूट फेलियर जैसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर ये 15 मार्क्स जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आने वाले हैं उसके अंदर मैक्सिमम हमारी काबिलियत के हिसाब से, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमारे नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो हमारा टारगेट रहेगा। आपके पास यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन,
कॉम्पैक्शन, शियर स्ट्रेंथ, साइट इन्वेस्टिगेशन, फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ये सारी चीजों से आने वाला है। चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सॉइल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर दोस्तों सभी से इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा से बोलता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको डिटेल में जानकारी या डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसका बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक फॉर सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इन जनरल? 3 फेज सिस्टम एंड फेज रिलेशनशिप। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे अभी तक उनके लिए बता दूं, 3 फेज सिस्टम कोई भी सॉइल होती है, ठीक है, वो 3 फेज के अंदर डिवाइडेड होती है। उसके अंदर सॉइल सॉलिड का मटेरियल होता है, सॉइल सॉलिड का मटेरियल होता है, उसके अंदर वाटर होता है, पानी, एंड उसके अंदर एयर होता है। ठीक है, तो ये हो गई 3 फेज सिस्टम। इसके बेसिस पर ये 2 फेज में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा तब यहां पर एयर का पोर्शन गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी और सॉइल सॉलिड आ जाएगा। जब ये कंप्लीटली ड्राई होगा तो यहां पर पानी का कंटेंट चले जाएगा। कंप्लीटली ड्राई के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड एंड एयर बचेगा। तो ये डिटेलिंग आपको हमारे सिविल एटॉम्स के अंदर भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके पास और कोई भी मटेरियल तो उसके अंदर भी मिल सकती है। 3 फेज सिस्टम एंड फेज रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि यार ये जो 3 फेज सिस्टम है ना, इसी के ऊपर से पोरोसिटी, इसी के ऊपर से वॉइड रेशियो, इसी के ऊपर से वाटर कंटेंट, इसी के ऊपर से आपके पास सैचुरेटेड यूनिट पैटर्न, सारी बहुत सारी चीजें डिराइव की जा सकती है और जो हमने की भी है। अगर आपके पास वेल एकेडमी का एक्सेस है और रेगुलरली अपडेट रहते हो तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर्स बना ही दिए हैं कि कैसे यही 3 फेज सिस्टम के ऊपर से आप बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन, डेंसिटीज, पैरामीटर, सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हो और उसी के बेसिस पर हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का फोकस इस पर रहेगा। और मार्क्स की बात करें तो कितना पूछा जाता है, तो भाई हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, चाहे आप फॉरनून सेशन के अंदर दे रहे हो, चाहे आप आफ्टरनून सेशन के अंदर दे रहे हो, किसी भी सेशन के अंदर हो, आपको यहां से क्वेश्चन दिखेगा दिखेगा और दिखेगा ही। चलो नेक्स्ट है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। अगेन ये भी एक बेसिक कैटेगरी के अंदर आता है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, इसके अलावा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सारी इंडेक्स जो है वो आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में करना जरूरी है। ठीक है, यूनिफाइड एंड इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों हमारे पास वैसे सॉइल को क्लासिफाइड करने की बहुत सारी मेथड्स है, बट जैसे कि आस्थो हो गया, इसी तरह आपका USCS हो गया, ISCS हो गया, बहुत सारी आपके पास टेक्निक्स है सॉइल को क्लासिफाई करने की। बट यहां पर गेट ने स्पेशली मेंशन किया है यूनिफाइड एंड इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इससे भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाउएवर एक अल्टरनेटिव साल वाला आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और वो भी बहुत मार्क्स का। SW किसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म दो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दो। या आपके पास CL किसको बोलते हैं, ठीक है, या आपके पास CI किसको बोलते हैं। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त है क्लासिफिकेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, वो आपके पास ए लाइन चार्ट एंड ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, और सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं, इन जनरल एज ए सिविल इंजीनियर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास परमिएबिलिटी एंड 1 डायमेंशनल फ्लो। दोस्तों ये परमिएबिलिटी जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हमेशा डालता हूं और डालता रहूंगा, क्योंकि परमिएबिलिटी से क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाएगा। परमिएबिलिटी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये परमिएबिलिटी फाइंड आउट कैसे की जाती है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे। ये परमिएबिलिटी फाइंड आउट कैसे की जाती है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा। आपको पता होगा कि यार जो सॉइल के बेडिंग प्लेन होते हैं उसके अंदर कुछ वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकली फ्लो होता है, कुछ हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है। तो वो बेस्ड ऑन आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लो, बेस्ड ऑन वर्टिकल फ्लो, वहां पर भी आपको KV KH पूछ सकता है। ठीक है, या इनका रेशियो पूछ सकता है। आप ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर।
उसके अलावा दोस्तों बात करें कि उसके अलावा कैसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये परमिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स है, केवीकेएच है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास डार्सी-लो क्यू किया। डार्सी-लो क्या है? क्यू किया। तो ये क्यू किया का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम यूनिवर्सिटी का दे लो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे दो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्यू किया का एप्लीकेशन होगा, यानी कि डार्सी-लो का एप्लीकेशन होगा। तो यहां से भी परमिएबिलिटी पूछ सकता है, यहां से भी आपके पास सीपेज एंड वेलोसिटी पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें यहां पर पूछ सकता है। गेट के अंदर हर एक साल के अंदर, गेट के अंदर हर एक साल के अंदर आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चाहे 2 मार्क्स में बोल दो, चाहे 1 मार्क्स में बोल दो, इनफैक्ट कभी 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स के अंदर भी बोल दो, तो सब कुछ यहां से आएगा। सीपेज थ्रू सॉइल 2 डायमेंशनल फ्लो, ये भी आएगा। डार्सी-लो की जब बात करें तो डार्सी-लो को डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर अजम्पशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा अपलिफ्ट, प्रेशर, पाइपिंग, कैपिलरिटी, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बट ये छोटे छोटे टॉपिक ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे अगर आपके पास कोई एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो। पाइपिंग है या आपके पास क्विक सैंड है, इसी तरीके से इफेक्टिव प्रेशर है, कैपिलरिटी है, इसके फ्लो नेट्स है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि इनमें से कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज आवर टारगेट इज नॉट टू बिकम एवरेज। हमारा टारगेट एवरेज बनना नहीं है, हमारा टारगेट जो है वो टॉपर बनना है, एक अच्छी कैटेगरी के अंदर आना है। तो जब हम टारगेट अच्छा लेकर चल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमें स्किप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ करना है अंडरलाइन करते करते। मैंने हमेशा से बताया था कि जब आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करो तो सिलेबस आपके पास होगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि आपको पता चले कि भाई हमारा ये खत्म हो चुका है, ये सारी चीजें। तो ये थे कुछ माइनर टॉपिक्स, ऊपर वाले कुछ मेजर टॉपिक्स, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमने डिस्कस किया। चलिए दोस्तों अभी और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली बात करें तो यही सॉइल मैकेनिक्स वाला ही पोर्शन चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि सीपेज, फोर्स, आपका क्विक सैंड एटसेट्रा आपका इसके अंदर आ गया। अब यहां पर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, ये बहुत बार मैं लेक्चर में बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ यार, कि क्विक सैंड जो है वो कोई सैंड का टाइप नहीं है, एक फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है उसको तो लेक्चर्स के अंदर भी देख सकते हो। सिविल एटॉम्स अगर आपके पास है तो सिविल एटॉम्स के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। बट यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल कर आ रहा है वो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस वाला टॉपिक। इफेक्टिव स्ट्रेस दोस्तों, इफेक्टिव स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पर इंपैक्ट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ इस तरीके से है कि ये आपको कंसोलिडेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेल्टा एच फाइंड आउट करने में, ठीक है, डेल्टा एच फाइंड आउट करने में, क्योंकि उसके अंदर भी वो सारे पैरामीटर इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के ऊपर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सिग्मा एन 10 ठीक है। और इसके रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उसके अंदर, इनफैक्ट आपको पाइल फाउंडेशन के अंदर भी काम आ सकता है, इनफैक्ट आपको शेलो फाउंडेशन के अंदर भी काम आ सकता है, इनफैक्ट आपको ये इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर यानी कि अर्थ प्रेशर थियरीज के अंदर भी काम आ सकता है। तो इस वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस को दोस्तों निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ो यानी कि इनफैक्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ो तो इफेक्टिव स्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंसेप्ट की तरह तो इंपॉर्टेंट है ही, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की तरह इसको इंपॉर्टेंट मत लेना कि भाई ठीक है कंसेप्ट छोड़ दिया तो गया। अगर आपने ये छोड़ा तो आपकी बहुत सारी चीज ऑलरेडी छूट गई। अगर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस छोड़ा तो आपको शेयर स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, डेल्टा एच यानी कंसोलिडेशन नहीं पता चलेगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर जितने भी बहुत सारे मेजर टॉपिक से एडवांस टॉपिक है जो आपके फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी आएंगे वो सारे आपके नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस को इम्पॉर्टेंट ली समझना, अलग से समझना, अलग अलग केसेस हैं उसको समझना, सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, ड्राई कंडीशन में क्या होगा, पानी के वेरिएशन से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कैसा चेंज होता है, ये सारी चीजें दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेस में अच्छे से समझना। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, ये सारी कंसोलिडेशन का टाइप है, लेकिन
गेट ने स्पेसिफिकली आपको बताया कि वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टीवी वाला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला है, अलग अलग कंडीशंस के अंदर डेल्टा एच कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसके एप्लीकेशन सारी चीज़ें आपको सिविल एटॉम्स में तो मिल ही जाएंगी, बट अगर आप किसी और सोर्स से पढ़े तो भी इसका ख्याल रखना। कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल वाला टाइम रेट कंसोलिडेशन वही है दोस्तों, ठीक है, वही है दोस्तों आपका TV इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई D स्क्वायर, ठीक है। कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सके। वन वे ड्रेनेज या टू वे ड्रेनेज, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं। शेयर स्ट्रेंथ, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर स्ट्रेंथ एंड मोहर सर्कल, शेयर स्ट्रेंथ एंड मोहर सर्कल। और इसी के साथ अगर सारी चीजें ले ली जाए तो ये पूरा शेयर स्ट्रेंथ का ही पोर्शन है, चाहे आप उसको मोहर सर्कल के अंदर ले लो, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ले लो, यानी कि C5, ठीक है, कोहेजन, एंड फाई यानी कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकलना है टोटल के लिए भी, और इफेक्टिव स्ट्रेस कंडीशन के अंदर भी C डैश फाई डैश बन जाएगा। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर स्ट्रेंथ के अंदर दी गई और आपको करनी है, खास करके ये C डैश एंड फाई डैश के ऊपर क्वेश्चन आता है। निकालो फाई डैश, निकालो आप C डैश, निकालो कोहेजन की वैल्यू निकालो, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले एंड सैंड, दोस्तों ये जो चीज लिखी है ना, इसका मतलब यहाँ पर आपको ग्राफ है ना, कुछ ग्राफ है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन पोर वाटर प्रेशर, बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेस एंड बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेन, बेस्ड ऑन क्ले के कंडीशन, जब उसको कंपैक्शन करेंगे तो कितना होगा, जब कंपैक्शन ज्यादा करेंगे तो आपका वॉइड रेशियो लेवल कितना होगा, ये सारी चीजें 4-5 ग्राफ है, आपको ये याद रखने। और ये ग्राफ के ऊपर इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। सिविल एटॉम्स के अंदर भी ये सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है। स्ट्रेस पाथ दोस्तों, स्ट्रेस पाथ Q इज इक्वल टू C cos फाई प्लस P sin फाई, और इसका ग्राफ भी है। अभी पता नहीं गेट को स्ट्रेस पाथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। द रीजन बिहाइंड इज कि बहुत सारे मटेरियल स्ट्रेस पाथ को जो डिटेलिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट करना था, जो डिटेलिंग के साथ इसको प्रोवाइड करना था, वो प्रोवाइड नहीं किया गया। इनफैक्ट बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो तो रेफरेंस बुक से एक एडवांटेज है कि आपको कॉन्सेप्ट तो डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये कि वो कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से आपको सिविल एटॉम्स के अंदर ये वाला शायद क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपके CTQs में एक आध क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा थियरी के अंदर तो डेफिनेटली इसको स्ट्रेस पाथ वाले कॉन्सेप्ट को मेंशन किया है। खास करके करना भाई, इसको खास करके करना, Q इज इक्वल टू C cos फाई प्लस P sin फाई। Q पूछ लेगा, P पूछ लेगा, या तो ऐसा पूछ लेगा यार अलग अलग P की वैल्यू अलग अलग Q की वैल्यू के लिए वो ओरिजिन पर लाई करेगा, या वो X एक्सिस पर लाई करेगा, या वो Y एक्सिस पर लाई करेगा, या वो कहाँ लाई करेगा। ये सारे कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये बात हुई आपने सॉइल मैकेनिक्स की। अब दोस्तों बात है आगे हमारे पास दोस्तों जियोटेक्निकल का पहला पोर्शन यानी कि सॉइल मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है दोस्तों? फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से रिलेटेड या अर्थ प्रेशर से रिलेटेड ये सारी चीजें तो आएगी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शैलो फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन। चलिए देखते हैं वन बाय वन, सारे टॉपिक हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है यही। सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, ये सारे जितनी भी चीजें हैं, ड्रिलिंग, बोरहोल, सैंपलिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सारे के अंदर थियरी अच्छे से करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अभी तक ज्यादा, तो इसको अवॉइड करो। थियरी अच्छे से करना दोस्तों। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी सेगमेंट से आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करने की नीड है, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर ले, वो है एरिया रेशियो, इनसाइड क्लियरेशन एंड आउटसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस एंड आउटसाइड क्लियरेंस के ऊपर भी गेट 2019 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, और बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छे से नहीं किया था। रीजन बिहाइंड इट, इसको अवॉइड किया था, इसको निगलेक्ट किया था, इसको अंडर एस्टिमेट किया था, इस वजह से क्वेश्चन से नहीं कर पाए थे। तो 3 चीज आपको इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस, एरिया रेशियो तो करना ही है विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट न्यूमेरिकल्स जो गेट के अंदर आए या और भी अलग अलग एग्जाम के अंदर आए, लेकिन साथ साथ में ये जितने भी टॉपिक है सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन या सॉइल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, ये सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ पर
करने पड़ेंगे, चाहे वो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको बता दिया है। अर्थ प्रेशर थियरी, देखो उन्होंने एक ही लाइन में अर्थ प्रेशर थियरी को कंप्लीट कर दिया है ना भाई। क्या बोला कि रैंकाइन थियरी करनी है आपको, कूलम थियरी करनी है, रैंकाइन थियरी, कूलम थियरी। अब दोस्तों यही गेट की खास बात है कि वो बहुत ज्यादा आपको डिस्क्राइब करके नहीं देगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अर्थ प्रेशर थियरी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो आपके पास 3 कंडीशन तो वैसे ही है, फिर अलग अलग केसेस की बात तो बहुत दूर की बात है। आपके पास पहला तो ये कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो पहले तो वही 3 सेगमेंट बन जाते हैं, फिर वही 3 सेगमेंट के अंदर आपके पास रैंकाइन एंड कूलम दोनों आएंगे, फिर उसके अंदर भी कुछ ड्राई सॉइल के लिए आएंगे, कुछ कोहेसिव सॉइल के लिए आएंगे, फिर उसके अंदर भी कुछ ड्राई एंड कोहेसिव दोनों के लिए आएंगे, फिर उसके अंदर भी आपके पास वाटर के अलग अलग लेवल के बेसिस पर अर्थ प्रेशर पूछा जाएगा, फिर उसके अंदर भी सॉइल के एक तरफ पानी है दूसरी तरफ पानी है उसके बेसिस पर अलग अलग। तो ढेर सारे केसेस आपको अर्थ प्रेशर थियरी के ऊपर से मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतने सारे केसेस है, इतने सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो करे कितना करें। तो दोस्तों उतना तो एटलीस्ट कर ले जितना अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, उससे ज्यादा करना है तो आपको चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और टॉपर लोग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि गेट को 1 मिनट भी नहीं लगेगी जो पीछे उसने पूछा है उसको छोड़ के नया क्वेश्चन पूछे में, और जब नया क्वेश्चन आ जाएगा तो वही लोग कर पाएंगे जिसके पास एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर करना है इसको, न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर मत करना। न्यूमेरिकल यार इनफाइनाइट ऐसा समझ लो, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स थोड़ी हम प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट बेस आप आगे बढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए या कोई भी कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको डील कर सकते हो। तो ये था दोस्तों अर्थ प्रेशर थ्योरी के ऊपर। आपको हर एक साल के अंदर या हर एक पेपर के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिख जाएगा, या एटलीस्ट अगर वेटेज कम रखना हो तो 1 मार्क्स का तो मिल ही जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ठीक है, फाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, बाइशॉप्स मेथड, ठीक। अब दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को कितना करना है और कितना नहीं करना, तो ये वैसे एक माइनर टॉपिक है, लेकिन ये माइनर टॉपिक अब धीरे धीरे मेजर बनना है, क्योंकि गेट ने रिसेंटली इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है। आप देखो तो हर साल इनफैक्ट 2021, 2020, 2019, मतलब रिसेंटली कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से क्वेश्चंस ना मिला हो, ठीक है। तो यही बात है, शायद 2018 में नहीं था, बाकी तो हर एक साल के अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से मिल ही रहा है क्वेश्चन। फाइनाइट स्लोप के अंदर डिटेल में देख लेना, इनफाइनाइट स्लोप के अंदर डिटेल में देख लेना, अलग अलग दोनों के अंदर है, बहुत ज्यादा डिटेल्स है। और खास करके इसके जो फॉर्मूलाज है ना, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर कुछ फॉर्मूला है जो मतलब कोहेजन यानी C5 सॉइल के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको थोड़े लंबे लगते होंगे, लेकिन अच्छी बात तो है कि वो फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेबल है वो, मतलब पूरे के पूरे एम्पिरिकल नहीं है, आप उसको डिराइव कर सकते हो। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि फॉर्मूला को फर्स्ट गो के अंदर याद रखने की ट्राई मत करो, उसको डिराइव करते करते ही याद रखने की ट्राई करो। तो डिराइव करते करते याद रखने से फायदा क्या होगा, एक तो आपका डेरिवेशन भी पक्का हो रहा है, मतलब बीच में डेरिवेशन से कहीं क्वेश्चन आ गया वो भी कर पाओगे, और दूसरी बात तो ये कि आपको डेरिवेशन के साथ साथ फाइनल रिजल्ट भी याद रह रहा होगा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये फाइनल रिजल्ट आया, ये कंप्लीटली सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने इसको डिराइव किया। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि इसके जो फॉर्मूलाज है जो लंबे, जो इंपीरिकल नहीं है, पहले ही बोलता हूँ आपको डिराइव करने हैं, चाहे वो आपका SN हो, स्टेबिलिटी नंबर हो, चाहे वो आपका HC हो, ठीक है, क्रिटिकल हाइट हो, चाहे वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर आपके पास फॉर्मूलाज हो, सारे फॉर्मूला डेरिवेबल है, ठीक है। तो और उसका डेरिवेशन आपको सिविल एटॉम्स के अंदर मिल ही जाएंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, बोजिनेक्स थियरी एंड प्रेशर बब, ये इसका एक अलग से सेगमेंट है, ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों इसके फॉर्मूला मैं आपको कहूंगा कि भाई इसके फॉर्मूला आपके पास इंपीरिकल है, हालांकि ये भी डिराइव किए जा सकते हैं, लेकिन इसके डेरिवेशन के अंदर टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, चाहे वो पास्ट के अंदर आपको गेट में पूछे गए हो, चाहे वो आपको SSC JEE के अंदर पूछे गए हो, चाहे वो आपको ESC के अंदर पूछे गए हो, चाहे और कोई PSUs या पब्लिक सेक्टर या कंपनीज के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हो, चाहे वो आपको PSC के अंदर यानी कि आपके जो GPSC होती है, UPSC होती है, MPSC होती है, वो सारी के अंदर पूछे गए हो, तो सभी के अंदर जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला याद रखने की ही नीड है।
फॉर्मूला के डेरिवेशन को याद रखने की नीड नहीं है। या तो आपको पॉइंट लोड के ऊपर पूछेगा, या तो आपको सर्कुलर लोड के ऊपर पूछेगा, या तो आपको लाइन लोड के ऊपर पूछेगा, या तो आपको स्ट्रिप लोड के ऊपर। डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी होती है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जनरली। बोजिनक्स थ्योरी ही आपको करनी है, वेस्टरगार्ड थ्योरी भी आती है दोस्तों यहाँ पर, है ना। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेस्टरगार्ड थ्योरी भी आती है, बट वेस्टरगार्ड थ्योरी को मेंशन नहीं किया। मेंशन इसलिए नहीं किया कि उसके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज और भी ज़्यादा मतलब बड़े हैं, लंबे हैं, और गेट नहीं चाहता कि भाई ऐसी चीज़ें आप याद रखने की ट्राई करो। तो बोजिनक्स थ्योरी के ऊपर ही आप सफिशिएंट कर सकते हो और इसके ही क्वेश्चंस करो। पहले तो इसके 4-5 फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद करो एंड उसी के ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इनफैक्ट कहने का मतलब यह है कि आपको बोजिनक्स थ्योरी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। प्रेशर बल, तो यहाँ पर जितने भी हमने लोड देखे, लाइन लोड देखे, चाहे स्ट्रिप लोड देखे, चाहे पॉइंट लोड देखे, वो सभी के ऊपर आपको प्रेशर बल्ब डायग्राम प्रोवाइड किए गए हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। नाउ फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर अब बाकी की चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के अंदर आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। वो जो मैं टफ क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो ये सेगमेंट से आराम से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आप 2021 वाला ही क्वेश्चन ले लो, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, डिटेल वाला क्वेश्चन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कि इन्होंने सेगमेंट में क्या लिखा हो, फिर डिटेल में डिस्कस करते कि क्या क्या आपको नोटिस करना है। तेरज़ागीज़ एंड मेयरहोफ्स बेयरिंग कैपेसिटी थियरी, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे तो बहुत सारी बेयरिंग कैपेसिटी की थियरीज है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कुछ इंपेरिकल भी है और कुछ डेरिवेबल ही भी है, सब कुछ है। बट गेट ने आपको क्या बोला, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको ये दो थियरी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। कौन सा? तेरज़ागी एंड मेयरहोफ, तेरज़ागी एंड मेयर, खास करके इसमें भी मतलब तेरज़ागी के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर तेरज़ागी पता है तो मेयरहोफ के अंदर तो एक ही सिंपल इक्वेशन है जो सभी के लिए वैलिड है। अलग अलग आपके पास जितने भी शेप्स है सभी के लिए वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर शेप फैक्टर को अलग से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तेरज़ागी के अंदर शेप फैक्टर और वो सारी चीजें ऑलरेडी है, तो आपको स्ट्रिप फुटिंग के लिए याद रखना पड़ेगा। स्ट्रिप फुटिंग के लिए बेसिक है QU इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। कर ही रहे होगे, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको फ्यूचर में पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। दोस्तों यही बेस है, इसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर से ही आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना सकते हो। आप ट्राइंगल तो नहीं बोलूंगा, ट्राइंगल तो होता नहीं है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना सकते हो, स्क्वायर का बना सकते हो, सर्कुलर फुटिंग का बना सकते हो। सारे फॉर्मूला इसके ऊपर से आराम से याद करके बना सकते हो। इसके अंदर डेरिवेशन करना चाहिए। तो यार अगर एक बार डेरिवेशन कर लिया पूरी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में तो अच्छी बात है, ताकि रिलेवेंस बना रहे। वैसे इसके अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो याद रखो, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के अलावा नेट अल्टीमेट का ध्यान रखना, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना। ये अलग अलग जो वेरिएशन होता है इसकी वजह से मेन फॉर्मूला के अंदर क्या वेरिएशन होता है इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सारी चीजें नेट अल्टीमेट सेफ, नेट सेफ, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा है आपका शैलो फाउंडेशन के रिलेटेड। टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स करना, और यहाँ पर भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करना। डीप फाउंडेशन के ऊपर दोस्तों हम आ रहे हैं। डीप फाउंडेशन के अंदर ऑब्वियस बात है कि पाइल फाउंडेशन के बारे में डिस्कशन होगा। अब पाइल फाउंडेशन के अंदर कैसे इसके फॉर्मूला है, तो डायनेमिक कुछ फॉर्मूला है, स्टैटिक फॉर्मूला है। ऑल्सो यहाँ पर अभी रिसेंटली बात करें तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन तो पहले से था, लेकिन पाइल ग्रुप एफिशिएंसी इस बार ऐड हुआ है, और इसके अलावा पाइल अंडर लेटरल लोडिंग। दोस्तों ये दोनों टॉपिक के ऊपर फोकस करना। नए टॉपिक ही तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सेगमेंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।